Hello guys, my name is Sukhpreet and I welcome you to the Unlimited Fun with Humanities. अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे थे, पता है आधा कर दिया है. अब रिमेनिंग टॉपिक्स पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे. डिस्कशन शुरू करूं इससे पहले आई अपोलोजाइज, कान पकड़कर सॉरी बोल रही हूँ. रीजंस ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, पटाखे जो मैं या मेरी फैमिली मेम्बर्स नहीं चला रही, बट येस आसपास के लोग हैं, उनको आई कैन नॉट स्टॉप देम. सो व्हाट आई कैन डू इज़ दैट मैं अपनी आवाज़ इतनी ऊंची कर देती हूँ कि आपको ये बैकग्राउंड म्यूज़िक कम सुनाई दे. और आप क्या कर सकते हो, आप मेरी आवाज़ को सुनो जो बहुत सुरीली है, ठीक है, जिसके वजह से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं शायद. ठीक है, दैट्स ऑल वी कैन डू. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. ओके, मैं स्क्रीन बड़ी कर रही हूँ थोड़ी. अच्छा, मैं अब अरब स्प्रिंग एक्सप्लेन करूँ उससे पहले आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग फ्रॉम यू. व्हाट इज़ अरब? अरब कंट्रीज कौन सी होती है? ये वो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा हो, मुस्लिम कल्चर हो. समझ गए? जैसे कतार, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे. ठीक है, अब देखो, अब अरब स्प्रिंग क्या है वो देखेंगे. अरब स्प्रिंग क्या है? इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्ट, लोगों का प्रोटेस्ट है. क्यों है, किसके अगेंस्ट है और इसका रिजल्ट क्या निकला? ये लोगों का प्रोटेस्ट है अगेंस्ट दैट अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट पॉवर्टी, अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो अरब कंट्रीज़ में उस टाइम थी. ठीक है, उनका क्या प्रोटेस्ट है? ये लोगों का प्रोटेस्ट है अगेंस्ट द अनएम्प्लॉयमेंट, अगेंस्ट पॉवर्टी, अगेंस्ट करप्शन. ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ? दैट रिजल्टेड इन व्हाट? दैट रिजल्टेड इन रिजीम चेंजेस. और इस प्रोटेस्ट के वजह से रिजीम चेंज हुई. अब रिजीम क्या होता है? वो रिजीम होता है वो गवर्नमेंट जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से आई हो. कौन सी गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक तरीके से आती है? वही ना जहाँ पे इलेक्शन रेगुलर नहीं होते. समझ गए मेरी बात? अब वही गवर्नमेंट को चेंज करना. जो ये प्रोटेस्ट हुए थे ना, इस प्रोटेस्ट के वजह से ये अनडेमोक्रेटिक तरीके से जो गवर्नमेंट आई थी ना, ये चेंज हो गई, रिजीम चेंज हो गया. और ये कौन कौन सी कंट्री में शुरू हुआ? ये तुनिशिया में हुआ. तुनिशिया के बाद कहाँ पे गया? इजिप्ट में, फिर लीबिया में, फिर सीरिया में, फिर यमन में, फिर मोरक्को में. अब फ्रेंड्स, इस चीज़ का जो ये सीक्वेंस है ना, इसको तुम हराओगे नहीं. शुरुआत तुनिशिया से हुई, फिर इजिप्ट पे, फिर लीबिया पे, फिर सीरिया पे, फिर यमन पे, फिर ओमान पे. तुम इस सीक्वेंस को बिल्कुल नहीं हिला सकते. आपको ये सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि पहले कहाँ पे हुई, फिर एंडिंग कैसे हुई, क्योंकि इट्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़. कुछ चीज़ों को नहीं हिला सकते आप, तो इसको आपको ऐसे ही याद करना है. अब ये शुरू कहाँ पे हुई था? ये शुरुआत मैंने बताया तुनिशिया से हुई थी. ठीक है, कब हुआ था? दिसंबर 2010 में हुआ था. कैसे हुआ? स्टोरी थी मोहम्मद बाऊजीजी की. ये मोहम्मद बाऊजीजी सब्जी वाले अंकल हैं जो सब्ज़ी बेचते थे. ठीक है, सब्जी का ठेला लगा के सब्जी बेचते थे. पर दिक्कत ये थी, ये सब्ज़ी बिना परमिट के बेच रहे थे. और एक बारी पुलिस अंकल ने क्या हुआ, पुलिस अंकल ने इनको पकड़ लिया. ठीक है, पुलिस अंकल को पता लग गया कि मोहम्मद बाऊजीजी जो सब्ज़ी वाले अंकल है ना, वो बिना परमिट के सब्जियां बेच रहे हैं. तो पुलिस अंकल ने मोहम्मद बाऊजीजी से उनका मांगा, भाई परमिट दिखाओ. मोहम्मद बाऊजीजी ने बोला परमिट तो नहीं है. वो उन्होंने सॉरी बोली कि सॉरी सर, माफ़ कर दो, बहुत जल्दी परमिट लेके आ जाऊँगा. पर पुलिस वाले अंकल, उन्होंने उनको बहुत मारा, सड़क पे मारा, हैरासमेंट की. और उनसे उनका क्या कहते हैं, सब्ज़ी वाला जो ठेला है, सब्जियां हैं, वो उनसे ले ली. ठीक है, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, मत करो यार प्लीज़ पुलिस अंकल, मत डू इट. ठीक है, बिकॉज़ ये मेरी रोज़ी रोटी है, इसी से ही मैं कमाता हूँ, अपना पेट भरता हूँ, अपनी फैमिली का पेट भरता हूँ. पर पुलिस ने नहीं सुना. ये वो अपील लेके गए किसके पास? कोर्ट के पास. कोर्ट ने भी उनकी बातों को नहीं सुना. कोर्ट ने भी उनकी बातों को नज़रअंदाज किया. वो इतने तंग हो गए कि उन्होंने अपने आप को आग लगा दी, जिंदा अपने आप को जला दिया. क्या नहीं इमेजिन कि वो कितना तंग हो गए होंगे इस रूल से. ठीक है, या कितना उनको टॉर्चर किया होगा. उनसे उनकी सब्जियां ले ली, अब वो कुछ कमा नहीं पा रहे, तो उन्होंने हार के बंदे ने क्या किया? बंदे ने अपने आप को जला दिया. अब जो ये चीज़ थी, ये फैल गई लोगों के अंदर. जब उन्होंने ये चीज़ जलाई ना, तो तुनिशिया के लोग देखते रह गए, यार ये क्या हो गया,
कि गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट कैसे हो सकती है कि उनके सामने एक बंदा जल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने बंदा जल रहा है एंड वो तमाशा देख रही है, ठीक है। मतलब कि इतनी गंदी गवर्नमेंट कि उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। हाउ कुड दे नो दैट? ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने रिबिलियन किया, उन्होंने रिबेल किया, ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल किया। क्या हुआ अब ये देखो, इतना आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आई एम ड्रैगिंग माई सेल्फ टू, थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ या ऊपर देख के जाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको स्क्रीन दिख सके। It started with a story of the Mohammad Bouazizi. He set a fire on himself to protest seizing of his vegetables. जो उनसे उनकी वेजिटेबल्स ले रही थी उसके कारण उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, बिकॉज ही डिडंट ऑब्टेन परमिट, परमिट नहीं था तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। गॉट माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट, अब क्या था, लोग इतने परेशान हो गए थे, ये जो इंसिडेंट हुआ, जैसे मोहम्मद बाउजीजी ने अपने आप को आग लगाई, लोगों ने प्रेसिडेंट के, जो वहाँ का प्रेसिडेंट था ना, जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट हुआ पड़ा था, क्या नाम था उनका, ज़ीने एल एबिदाइन बेन अली। ये प्लीज़ नाम देखो, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ऐसा ही होता है, इंडियंस के तरह ईजी नहीं है, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, ऐसा ईजी नेम नहीं है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, दैट इज़ बट नो चॉइस, यू नीड टू। ज़ीने एल एबिदानी बेन अली, इनको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला कि इस बंदे को हटाओ, ये कैसा बंदा है, ये कैसा रूलर है, इसके सामने ही यहाँ का बंदा मर गया, तुनेशिया में बंदे ने अपने आप को आग लगा दी, तुनेशिया के सिटीजन ने अपने आप को आग लगा दी इनके घटिया सिस्टम के कारण के वजह से, तब भी इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके कान में तो की कहते हैं, आप पंजाबी कहते हैं तेरे कान से जू नहीं सरकी, वो सिस्टम कि तेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सो दे डोंट वांट सच लीडर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने इस बंदे को हटा दिया, ज़ीने एल एबिदानी बेन अली को हटा दिया। और वो इतना डर गए थे लोगों से कि वो सऊदी अरेबिया भाग गए, ठीक है, ही रैन अवे टू सऊदी अरेबिया। सो फॉर द फर्स्ट टाइम लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया, उन्होंने मांगा कि उनको अब एक वैसा रूलर चाहिए जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन से चुन के आया हो, ठीक है। तो उन्हीं के ही डिमांड पे, लोगों के ही डिमांड पे डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट पहली बार सेट हुआ। कहाँ पे? अक्टूबर 2011। कहाँ पे सेट हुआ? तुनेशिया में। तुनेशिया के लोग वॉज वेरी हैप्पी, ये स्क्रैपिंग्स हो रही थी, ये सेट हो गया। अब कोई भी चीज़ है ये फैलती है, मेरे कहने का मतलब कि इतनी बड़ी चीज़ होगी तुनेशिया के अंदर, तो वो टेलीविज़न में ब्रॉडकास्ट हुई होगी, कैसे मोहम्मद बाउजीजी ने आग लगाई, कैसे ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और कैसे वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सेट होगी, कैसे ज़ीने एल एबिदाइन बेन अली हट गए और भाग गए सऊदी अरेबिया में। तो अब ये चीज़ बाकी कंट्रीज़ ने भी देखी, बाकी अरब कंट्रीज़ ने भी देखी जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। कौन किसे? इजिप्ट के। अब इजिप्ट के लोगों ने देखा ये मूवमेंट फर्दर स्प्रेड हुई इजिप्ट में, और जहाँ इजिप्ट में प्रोटेस्ट हुए ना, उसको क्या नाम दे दिया गया? तहीज़ स्क्वायर अपराइजिंग। इट्स नॉट तहीज़, यहाँ पे मैंने PDF पे तहीज़ लिखा हुआ है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर देना, तहीज़ स्क्वायर अपराइजिंग, ठीक है। जो ये प्रोटेस्ट थे ये इजिप्ट में फैल गए, और जो हौसनी मुबारक थी ना, जो कौन थी? हौसनी मुबारक वॉज अ पर्सन हु वॉज रूलिंग इन इजिप्ट फ्रॉम 1979। उस बंदे को हटा दिया गया, ठीक है, और एक डेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ पे इलेक्शंस हुई और एक नए बंदे सामने उभर के आए। हौसनी मुबारक वॉज रिमूव्ड, ठीक है। फिर ये चीज़ लीबिया में फैली। लीबिया में क्या हुआ? सबसे बुरा लीबिया में भी हुआ। लीबिया में ये मूवमेंट जब फैली तो महमूद गद्दाफी, ठीक है, जो कौन थे? जो रूलर थे। किसके रूलर थे ये? लीबिया के। इनको क्या किया लोगों ने ना, इनको इनके घर के बाहर पत्थर मारने शुरू कर दिए, इनको घर से घसीटा, ठीक है, इनको अपने घर से घसीटा और पब्लिक में, सड़क में इतना मारा, इतना ज़्यादा मारा, इनकी डेथ हो गई, ठीक है, मोहम्मद गद्दाफी की, ठीक है। देयर वाज अ सिविल वॉर, और लीबिया में सिविल वॉर होगी। सिचुएशन लीबिया में नॉर्मलाइज हो गई थी, ठीक है। ये मोमेंट आप देख रहे हो कैसे आग की तरह फैल रहा है। पहले कहाँ पे था? तुनीशिया, तुनीशिया से इजिप्ट, इजिप्ट से लीबिया, अब लीबिया में सीरिया में आया, सीरिया में सिविल वॉर सिचुएशन हो गई, ठीक है। टेररिज्म इतना ज़्यादा फैला हुआ था, एंड अभी भी लीबिया के अंदर जो कंडीशन हैं वो अच्छी नहीं हैं, ठीक है। लीबिया नहीं, आई एम सॉरी, आई एम स्पीकिंग लीबिया, सीरिया।
अभी जो लीबिया के बाद ये चीज़ सीरिया में फैली, सीरिया में सिविल वॉर सिचुएशन हो गई, टेररिज्म इतना ज़्यादा फैल गया था वहाँ पे, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली बाकी सभी कंट्रीज़ के अंदर सिचुएशंस ठीक हो गई थी, इजिप्ट, लीबिया, तुनीशिया में, बट सीरिया में अभी भी सिचुएशंस नॉर्मल नहीं हैं। अभी भी जब इजराइल और पैलेस्टीन का इशू हुआ था, बॉम्बार्डमेंट्स हुई थी, ठीक है, जब इजराइल ने ये किया बॉम्बार्डमेंट्स की थी पैलेस्टीन के ऊपर, तो बीच में सीरिया भी बेचारा लपेटा गया था हमास वगैरह टेररिस्ट ग्रुप्स के वजह से। लीव अबाउट, वो आपका टॉपिक नहीं है, ठीक है। इतना समझ आया कि कैसे अरब स्प्रिंग हुई, शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत हुई थी तुनीशिया में, तुनीशिया के बाद ये गया आपका तुनीशिया के बाद ये गया इजिप्ट में, इजिप्ट के बाद लीबिया में, लीबिया के बाद सीरिया में। गॉट माई पॉइंट्स? आप समझ रहे हो कैसे सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ हुई, कैसे ये मूवमेंट फैली। इसके साथ आपका ख़त्म होता है अरब स्प्रिंग। अब आती है यूएस हेगेमनी एंड इट्स इंस्टांसेस। क्या है ये यूएस हेगेमनी? व्हाट इज दिस यूएस हेगेमनी? वी विल लर्न दैट। थोड़ी स्क्रीन बड़ी ताकि आपको सब दिख जाए। गॉट माय पॉइंट? अब वी विल स्टडी व्हाट इज दिस यूएस हेगेमनी, ठीक है। यूएस हेगेमनी मीन्स यूएस की डोमिनेंस किसके ऊपर? वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर, बाकी कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। अब देखो, द सडन कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन हैड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ यूएस हेगेमनी। एकदम से जो सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था, उसके वजह से यूएस ने अपनी हेगेमनी डेवलप कर ली थी। यूएस स्ट्रांग हो गया था। लोग सभी कंट्रीज पॉलिटिकली, कल्चरली, ठीक है, इकोनॉमिकली, मिलिट्री यूएस को कॉपी करना चाहते थे, यूएस की तरह बनना चाहते थे। यूएस के लोग जीन्स पहनते हैं, यूएस के लोग टी शर्ट्स पहनते हैं, स्वेट शर्ट्स पहनते हैं, उन्होंने भी वही कल्चर फॉलो करना शुरू कर दिया। यूएस के लोग मैगडी खाते हैं, यूएस के लोग अमेरिकन टोस्ट खाते हैं, तो उन्होंने ब्रेड आमलेट या सांभर वड़ा या डोसा वड़ा छोड़ के अमेरिकन टोस्ट खाना शुरू कर दिया। यूएस के लोग फोक और उसके साथ कांटा छुरी बोलते हैं ना, फोक एंड नाइफ के साथ खाते हैं, हम हाथ के साथ खाते थे, वो छोड़ के हमने भी फोक एंड नाइफ अमेरिकन स्टाइल कॉपी कर दिया। देख ही रहे हो, टॉमी हिलफिगर खुल गया, ठीक है, और कौन सा होता है, यूएस पोलो खुल गया, ठीक है, एलन सोरी खुल गया, गुची प्राड़ा वगैरह खुल गया, पता नहीं इनमें से कितने अमेरिकन ब्रांड्स हैं, कौन से। मतलब कि देखो कैसे हमने कॉपी करना शुरू कर दिया। कहाँ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती थी, वो चीज़ छोड़ के हमने ये टॉमी हिलफिगर या गुची प्राड़ा डालना शुरू कर दिया। तो कैसे हम यूएस को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो यूएस की हेगेमनी शुरू होगी, ठीक है। बट ये कहना गलत होगा, यूएस की जो डोमिनेंस है ना, ये कहना गलत होगा कि 1991 के बाद, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के होने के बाद यूएसए बिकेम डोमिनेंट। नहीं यार, यूएसए तो 1945 में ही डोमिनेंट हो गया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। कैसे? यूएस हेगेमनी, यूएस डोमिनेंस, यूएस ने दिखाया कि उससे ज़्यादा पावरफुल, उससे ज़्यादा डोमिनेंट, उससे ज़्यादा सुप्रीम कोई हो नहीं सकता। और ये चीज़ उसे 1991 में नहीं, 1945 में दिखाई। कैसे दिखाई? 2 मिनट के लिए तुम सोचो, वीडियो को पॉज करके मैं भी बताऊंगी। चलो मैं बता दूं। 1945 में यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे ख़त्म किया? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब फोड़ के। इससे क्या हुआ? इस एक्शन से यूएस ने रशिया को तो दिखा दिया, यूएसएसआर को तो दिखा दिया कि देखो, मॉस्को को भी दिखा दिया, जो कैपिटल है रशिया की, कि देखो हम कितने पावरफुल हैं, हमारे पास कितनी ताकत है, कि हमने एक कंट्री जापान को, हिरोशिमा और नागासाकी जो एक्सेस फोर्सेस हैं, एक्सेस पावर है, हमने उनको तबाह कर दिया, डोमिनेट हो गया। लोग डर गए ये चीज़ को देख के। जो यूएसए कांड किया, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब फेंका, उसने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को शो करने की कोशिश की। उस डोमिनेंस से बाकी कंट्रीज डर गई, ठीक है। तो हाँ, ये कहना गलत है कि 1991 से डोमिनेंस स्टार्ट हुई। नहीं, 1945 से ही वो डोमिनेंट हो गया था। लोगों को डराया, बाकी कंट्रीज को डराया। कैसे? जब इसने ये एक्शन किया हिरोशिमा और नागासाकी। एक तरीके के मैसेज पहुंच गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर कि कंट्रीज तुम डरो मुझसे, ठीक है। सी हाउ आई एम डोमिनेंट, मैं कितना डोमिनेंट हूं कि मैंने जापान को भी तबाह कर दिया। गॉट माई पॉइंट?
उसी के बॉम्ब का अभी भी असर हमको दिखता है। कोई भी बच्चा वहाँ पे नॉर्मल नहीं पैदा हो रहा, हैंडीकैप तो हो रहा है। अब इंस्टांसेस क्या हैं और कैसे इंस्टांसेस हैं जहाँ पे हमको पता लगता है कि यूएस डोमिनेंट है। एक तो हो गया 1945 का इंसिडेंट, ठीक है, जहाँ पे इसने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब फेंका, पता लग गया पोजीशन डोमिनेंट है। बाकी कंट्रीज डर गई कि भाई यूएस से पंगे मत लो, हमारे ऊपर भी बॉम्ब फेंक दिया ना, हम भी जाएंगे काम से, ठीक है। अब दूसरा क्या है जहाँ से हमको पता लगता है यूएस डोमिनेंट है, वो है जब इराक इन्वेजन इन कुवैत। जब इराक ने कुवैत के अंदर इन्वेजन की थी ना, तो जो यूएस ने इराक का हाल किया था ना, वो सद्दाम हुसैन जो इराक के प्रेसिडेंट है ना, भाई उनसे जाके पूछो क्या हाल हुआ होगा उनका। गॉट माय पॉइंट? इराक के लोगों से जाके पूछो, ठीक है। वैसे बात कर रही हूँ क्या है। अब देखो, अपने आप को थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगी एंड हल्का सा स्क्रीन को छोटा करूंगी। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर। हल्का बड़ा। नाउ दिस इज माय पेन। इराक ने कुवैत के अंदर इन्वेजन की, क्योंकि अब वो देखो अगस्त 1990 में ना इराक ने इन्वेड किया कुवैत के अंदर, ठीक है। उसने रैपिडली इन्वेड कर दिया, बहुत जल्दी इन्वेड किया कुवैत के अंदर और कुवैत को अनेक्स कर दिया। कुवैत जो कि इतना छोटू सा कंट्री है, ठीक है, इतना छोटू सा कंट्री है, वहाँ पे इराक इन्वेड करके इराक को क्या मिलेगा बेटा? कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी, मतलब कि ऑयल, मिनरल ऑयल्स हैं, ठीक है। उन ऑयल को बेच के बहुत पैसा कमाया जाता है, समझ गए। तो इराक ने 1990 में कुवैत पे जाके कब्जा कर दिया, ठीक है। कुवैत से जाने से पहले, कुवैत के अंदर इन्वेड करने से पहले इराक ने ईरान पे भी इन्वेड किया था। मतलब कि कुवैत से पहले ईरान पे इन्वेजन हुई थी। जब ईरान पे इन्वेड किया, वहाँ की वेल्थ को ख़त्म कर दिया, ठीक है। जब उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ईरान में अब कुछ नहीं बचा, तो अब हमको कोई दूसरे कंट्री में इन्वेड करना होगा। तो वो कौन सा कंट्री था? वो कौन सा था? वो आपका था कुवैत। तो इराक ने 1990s के अराउंड, अगस्त 1990s में कुवैत के अंदर जाके इन्वेड कर दिया। The basic motive behind the Kuwait invasion was to control over the oil sources of Kuwait. मैंने बताया था ऑयल से बेच के पैसा आता है, ठीक है। In spite of United Nations warning to stop its invasion, ठीक है, to stop its invasion in Kuwait, it did not step behind. अब देखो यूएन ने, ठीक है, यूएन ने, और या फिर तुम कह लो यूएन किसके अंडर होता है पहले ये बताओ। यूनाइटेड नेशंस जो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कहने को इंडिपेंडेंट है, पर मेन वो किसके अकॉर्डिंग चलती है? यूएस के अकॉर्डिंग चलती है। क्यों यूएस के अकॉर्डिंग चलती है? यूएस एक परमानेंट मेंबर तो है, ऐसे तो चाइना भी परमानेंट मेंबर है, ऐसे तो ब्रिटेन भी है, रशिया भी है, फ्रांस भी है, बट यूएस के अकॉर्डिंग ही क्यों चलती है? रीज़न सोचे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस पे जो सबसे ज़्यादा डोनेशन जो कोई कंट्री देती है ना, वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएन को जो सबसे ज़्यादा डोनेशन देती है। तो कहीं ना कहीं ये कहना सही भी होगा कि यूएन इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएस। तो बेसिक में क्या था? बेसिक में जो जॉर्ज H.W. बुश थे ना, वो नहीं चाहते थे कि जो इराक है वो कुवैत के अंदर इन्वेड करे, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट सी बात है कोई भी दूसरा कंट्री नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा कंट्री रिच हो जाए, ठीक है। जैसे एक वो होता है ना गवांडी नेबर्स, वो अब जैसे एक आपका नेबर है, उसने एक नई गाड़ी दे दी, ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी दे दी। कौन सी दे दी? Audi Q5 दे दी, सपोज Audi Q5 दे दी, लोग बधाई दे रहे हैं, आप भी उसको बधाई दे के आए हो, वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया हुआ, मुबारका होण तैनू, ठीक है, भगवान करे तुम एक और ऐसी Audi Q5 खड़ी करो। पर अंदर से तुम खुश होते हो, अंदर से तुम नाखुश होते हो। अंदर से होता है यार कैसे दे दी इसने, मैं तो अभी नहीं पाया, इसने कैसे दे दी। अंदर से इतनी ज़्यादा चिढ़ होती है, कई बार हम स्क्रैच मारने की कोशिश करते हैं। आपने नहीं किया होगा बट कई लोग करते हैं, वो स्क्रैच मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये पत्थर फेंक देंगे कि थोड़ा सा नुकसान हो जाए। जलन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हाय उसके पास आ गई, मेरे पास कैसे नहीं आई, वैसी वाली चीज़। तो यही जलन थी कहीं ना कहीं
यूएस की कि कैसे यार इराक वहाँ पे इन्वेड कर रहा है तो सारे ऑयल रिसोर्सेज उसके पास हो जाएंगे, मेरे तो हुए नहीं, उसके पास कैसे चले जाएंगे। यूएस का जॉर्ज H.W. का बेसिक यही था, ठीक है, बेसिक इंटेंशन यही था कि इराक इन्वेड कर जाएगा तो सारे ऑयल रिसोर्सेज उसके अंडर हो जाएंगे, यूएस का तो कुछ नहीं रहेगा। वैसे भी यूएस नहीं था, वैसे भी मतलब कि यूएस कौन सा कुवैत में इन्वेड कर रहा था, बट अंदर से ये होता है ना कि इराक बढ़ जाएगा, प्रोग्रेस हो जाएगी इराक की, वो चीज़ यूएस नहीं बर्दाश्त कर पाया, इनफैक्ट कोई भी कंट्री नहीं बर्दाश्त कर पाता। तो यही था कि उसने यूएस ने यूनाइटेड नेशंस को कहा कि ये जो कुवैत में इन्वेजन कर रहा है ना इराक, ये गलत है यार। अब ये सोचो अगर यूएस सच में हमदर्द होता कुवैत के टाइम पे, तो अगर हमदर्दी सच में दिखानी होती तो जब इराक ने ईरान में इन्वेजन किया था तब क्यों नहीं यूएस बोला, तब तो यूएस चुप रहा, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे यूएस बोल रहा है, यूएस इतना बोला कि उसने यूएन को भी कहा कि जो ये इराक जो है ना कुवैत के अंदर जो इन्वेड कर रहा है ना, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। उसने बोला, यूनाइटेड नेशंस को बोला यूएसए ने कि तुम उसको समझाओ, यूएन जाके तुम इराक को समझाओ कि ये जो इन्वेजन है ना ये रोक दें। तो वैसे ही यूएन ने इराक को वार्निंग दी कि जो तुम इन्वेड कर रहे हो ना ये इन्वेजन को रोक दो, ठीक है, मत इन्वेड करो। बट इराक उस टाइम जो तैश में आया हुआ था उसने क्या बोला, नहीं मैं कोई नहीं रुकने वाला, यूएस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो वो एक ऐसा वॉर हो जाएगा जो सभी के सभी वॉर्स का मदर होगा। मतलब कि उसने ये बोल दिया कि अगर कोई कंट्री उसको रोकने की कोशिश करेगा तो वर्ल्ड वॉर 2 से भी बड़ा धमाका, बड़ी वॉर हो सकती है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने प्यार से समझाया कुवैत को, सॉरी आपके इराक को बात समझ नहीं आई। बातों के क्या कहते हो आप, लातों के भूत है, बातों से थोड़ा ना मानेंगे। फिर क्या, चल ठीक है फिर उसने बोला यूनाइटेड नेशन ने, चल ठीक है अगर तुम ऐसे नहीं मानते तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा, यूनाइटेड नेशंस ने अपनी आर्मी भेज दी, यूएन सेंड इट्स आर्मी, क्यों, टू लिबरेट द कुवैत बाय फोर्स, ठीक है। यूएन ने अपनी आर्मी भेज दी कुवैत के अंदर ताकि वो कुवैत को लिबरेट कर सके इराक से। A massive coalition force of 6,60,000 forces, 6,60,000 मिलिट्री ट्रूप्स जो कि 34 कंट्री से, जो 34 कंट्रीज से आए थे वो इकट्ठे होगी, वो सभी की सभी मिलिट्री, और उन्होंने इराक के अगेंस्ट फाउट किया, इराक के अगेंस्ट झगड़े, और उन्होंने इराक को हरा दिया। जो ये वॉर हुआ था इराक और ये 34 कंट्रीज़ की मिलिट्री का, समझ रहे हो, जो 6,60,000 ट्रूप्स के बीच में झगड़ा हुआ था और इराक के बीच में, इस झगड़े को क्या नाम दे दिया गया, फर्स्ट गल्फ वॉर। क्या नाम दे दिया गया, फर्स्ट गल्फ वॉर, ठीक है, समझ के। द यूएन ऑपरेशन, यूनाइटेड नेशन ने इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया, जो ये इन्वेजन थी उसको क्या नाम दिया, बोला ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। कोडवर्ड होता है ना एक, जैसे कि मिशन होता है ना, ये मेरा मिशन है, मेरा मिशन ये है, ठीक है, ये या मेरा मिशन ये है कि मुझे पता लगाना है कि सामने वाला क्या काम कर रहा है, तो अपने मिशन को नाम दे दिया झंडू मिशन, सपोज झंडू मिशन, ठीक है। तो ऐसे ही इस मिशन का नाम था, जो वो क्या नाम था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। किसने नाम दिया था, यूएन ने दिया था। इस यूएन के मिशन को क्या नाम मिला, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। समझ गए मेरी बातों को, आई होप आई एम मेकिंग यू क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसको छोटी तो कर दें, ठीक है। नेक्स्ट, अब एन अमेरिकन जनरल नॉर्मन स्कैफफोर्ड, ठीक है, ये जो बंदे थे इन्होंने क्या किया, जो यूएन की कोलिजन थी ना, वही जो 34 कंट्रीज़ की कोलिजन थी, 6,60,000 ट्रूप्स को लीड किया। उनके हेड ये थे नॉर्मन, ठीक है, उनके हेड कौन थे, ये नॉर्मन थे। और नियरली जो 75% की फोर्सेस थी ना इस कोलिजन के अंदर, 34 कंट्रीज़ ने जो मिल के अपनी फोर्सेस भेजी थी, जिसकी टोटल स्ट्रेंथ कितने हो गए थे, 6,60,000 मिलिट्री के बंदे हो गए थे जो 34 कंट्रीज़ के थे, ठीक है। उनमें से 75% जो थी ना मिलिट्री, वो अकेले यूएस की थी। यहाँ पे देखो,
एन अमेरिकन जनरल नॉर्मन लेड द यूएन कोलिशन फोर्सेस, इसके हेड कौन थे? जो ये 6,60,000 ट्रूप के ये बंदे थे, नॉर्मन, याद रखना। और जो 75% जो मिलिट्री ट्रूप थी ना, वो सभी की सभी यूएस की ही थी। ये लिखा हुआ है, ये देखो, द 75% ऑफ द कोलिशन फोर्सेस वर फ्रॉम द यूएस। समझ गए? अब इसको इन्होंने कंक्लूजन देखो, द फर्स्ट गल्फ वॉर, इस फर्स्ट गल्फ वॉर ने क्या रिवील किया कि कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल गैप है बिटवीन यूएस और बाकी कंट्रीज़ के बीच में। जो फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ ना, लोगों को रियलाइज़ हुआ, जब ये फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था तो ये कैरो टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट हुआ, तो सभी कंट्रीज़ ने एस्टिमेट तो कर दिया था कि भाई यूएस कितनी पावरफुल है और हम कहाँ पे हैं, यूएस की टेक्नोलॉजी कहाँ और हम कहाँ। ठीक है, तो उनको रियलाइजेशन तो होने लग गई थी कि भाई वास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप है। ठीक है, द हाईली यूज ऑफ दी स्मार्ट बॉम्ब्स, जो यूएस ने स्मार्ट बॉम्ब्स को यूज़ किया था ना, ठीक है, लेट सम ऑब्जर्वर्स टू कॉल इट कंप्यूटर वॉर। जो भी स्मार्ट बॉम्ब्स थे, ठीक है, जो कुवैत में मतलब कि यूएस में बैठे बैठे उन्होंने कुवैत पे जाके फोड़ दिए, मतलब कि इराक को डिफीट कर दिया। यहाँ पे बैठे हुए एक क्लिक का बटन किया, टिक का बटन किया और वहाँ पे बॉम्ब फुम फुट गया। ठीक है, कैसे? एक कंप्यूटर पे इन्होंने क्लिक किया तो उसको लोगों ने क्या बोल दिया? कंप्यूटर गेम वॉर बोल दिया। ठीक है, और इन्होंने, कुछ लोगों ने तो इसको वीडियो गेम वॉर बोला। क्यों? जैसे वीडियो गेम्स में नहीं होता, कैसे आप एक यहाँ पे बटन दबाते हो तो बम, एक वो बॉम्ब फुट जाता है, फिर एक दबाते हो तो बॉम्ब फुट जाता है, ऐसे वीडियो गेम में जैसे बॉम्ब्स वगैरह फुटते हैं, मारताड़ होती है, वैसे। तो लोगों ने इसको क्या बोला? लोगों ने इसको वीडियो गेम वॉर भी बोल दिया, कंप्यूटर वॉर भी बोल दिया। कंप्यूटर वॉर क्यों बोला? क्योंकि वो यहाँ पे बैठे हुए थे, अपनी कंट्री में बैठे हुए थे और इन्होंने यहाँ से एक एंटर का बटन दबाया होगा और वहाँ पे बम दबा, इराक हार गया। समझ गए? अब आ जाओ क्लिंटन ईयर्स। क्लिंटन कौन है अब हम ये देखेंगे। थोड़ा ऊपर हो जाती हूँ मैं ताकि आपको ये बस स्क्रीन दिख जाए, मेरा मेन मोटिव ये होता है। क्लिंटन ईयर्स, despite winning the first Gulf War, George H.W. lost US presidential elections of 1992 and William Jefferson, Bill Clinton came to power। कह रहे हैं फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ 1990s के अराउंड। गल्फ वॉर किसके अंडर हुआ था? जॉर्ज H.W. बुश के अंडर हुआ था। वो गल्फ वॉर जीतने के बावजूद भी ना, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस तो हार गए। ठीक है, अब वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं रहे, किसके? आपके यूएस के। अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? विलियम जेफरसन, जिसको आप बिल क्लिंटन कहते हो, वो पावर में आए। बिल क्लिंटन ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे डेमोक्रेटिक इश्यूज़ को एज कंपेयर टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंट्री। वो फॉरेन पॉलिसी पे ज़्यादा ध्यान नहीं था, उनका ध्यान था डेमोक्रेसी पे, उनका ध्यान था सिटीजन्स के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी पे नहीं कि उनका यूएस का इराक के साथ क्या रिलेशंस होंगे, इजराइल के साथ क्या होंगे, इंडिया के साथ क्या होंगे, पाकिस्तान के साथ क्या होंगे, चाइना के साथ क्या होंगे, रशिया के साथ क्या होंगे। उनका इस चीज़ पे कतई भी ध्यान नहीं था। ध्यान किस पे था? ध्यान था सारा का सारा डेमोक्रेटिक इश्यूज़ पे, इंटरनल इश्यूज़ पे, सिटीजन्स की डेमोक्रेसी के ऊपर, उसके ऊपर वो ध्यान देते थे। बिल क्लिंटन दोबारा पावर में आए, 1992 में भी आए। आफ्टर एवरी 4 years इलेक्शंस आर हेल्ड इन यूएसए, नॉट 5 years बट 4 years, रिमेंबर दैट। बिल क्लिंटन दोबारा आए 1996 में एंड देन रिमेन द प्रेसिडेंट फॉर टोटल 8 years। 1992 में आए से 4 साल, 3, 4, 5, 6, 1996 तक, फिर दोबारा आए 1997, 1998, 1999 एंड आई थिंक 2000। कैलकुलेट कर देना, मतलब कि 1992 से लेके 2000 तक वो कंटिन्यूस 8 साल पावर में आए थे। ठीक है, ड्यूरिंग क्लिंटन ईयर्स द कंट्री फोकस्ड ऑन सॉफ्ट पॉलिसी। अब 2 टाइप की पॉलिसीज होती हैं, एक होती है हार्ड पॉलिसी, एक होती है सॉफ्ट पॉलिसी। सॉफ्ट पॉलिसी में क्या देखा जाता है? सॉफ्ट पॉलिसी में कौन से इश्यूज़ पे ध्यान दिया जाता है? ये डेमोक्रेसी पे, प्रमोशन पे और क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होगी, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, प्रमोशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया कि क्लाइमेट कैसे, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जैसे चीज़ें, इन पे फोकस किया जाता है।
रादर देन हार्ड पॉलिटिक्स। उन्होंने हार्ड पॉलिटिक्स पे फोकस बिल्कुल नहीं किया था, सिर्फ सॉफ्ट पॉलिसी पे फोकस किया था। बट हार्ड पॉलिटिक्स में क्या चीज़ें आती हैं? मिलिट्री पावर और सिक्योरिटी। क्या आता है? मिलिट्री पावर और सिक्योरिटी। मतलब कि उन्होंने डेमोक्रेसी या प्रमोशन जैसी चीज़ों पे फोकस किया था एज कंपेयर टू मिलिट्री पावर या सिक्योरिटी में। समझ गए? ये था बिल क्लिंटन की कैनो पॉलिसीज। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। मैं इसको शॉर्ट करना ही भूल जाती हूँ और ऐसे हाथ कर देती हूँ, पता नहीं लगता मुझे। गॉट माई पॉइंट? एक मिनट, डर यही रहता है कोई स्लाइड ना छूट